P1 and P2 of masses m1 and m2. Let r1 vector and r2 vector be their position vectors at any instant t with respect to the origin O as shown. तो जरा देखिएगा x एक्सिस और y एक्सिस बना रखा है यहाँ पर. Center of mass of a two particle system. Derivation of center of mass of a two particle system. अब y इधर origin और इधर x. अब एक पार्टिकल है यहाँ पर P1 और एक पार्टिकल है यहाँ पर P2. P1 और P2 ये हो गया. और जो पार्टिकल P1 है ना, पार्टिकल P1 जो है उसका मास है m1 और ये जो लोकेट हुआ है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है बेटा r1 वेक्टर. इसी तरीके से जो P2 है उसका मास है m2 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2 वेक्टर. फिर देखिएगा कि उसके बाद क्या है कि हमने ये कहा कि यहाँ पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में दुनिया के कोई भी दो पार्टिकल हैं उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ ना कुछ जरूर होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं F12 वेक्टर. F12 वेक्टर इसका मतलब क्या है? F12 वेक्टर जो शुरुआत में लिखा रहता है 1 F12 वेक्टर का मतलब क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2. ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है. और इसको इस तरफ को इशारा करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये शायद इस पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है. आप चाहो तो इसको उल्टा भी दिखा सकते हो, मतलब आप रिपल्सिव फोर्स भी दिखा सकते हो. तो F12 इस तरफ जा रहा है यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसी तरह से हम यहाँ पर दिखाएंगे F21 वेक्टर यानी कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1. पार्टिकल 1 भी पार्टिकल 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये इन दोनों के बीच का ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स है. ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. ठीक है जी. ये करने के बाद में फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा. इसके बाद हम ये कहेंगे कि भाई अब ये जो पार्टिकल है ना, ये जो दो पार्टिकल का सिस्टम है इसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मानूंगा. आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. इसको मैं आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मान रहा हूँ, मतलब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. कैसे? इस पार्टिकल पर लग रहा है F1 वेक्टर फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए EXT लिख दिया यहाँ पर. ऐसे ही इस वाले पर जो लग रहा है वो क्या है, F2 वेक्टर फोर्स, और इस पर भी EXT लिख दिया क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगने वाला फोर्स. ये डायग्राम में अभी तक जो जो चीज़ें समझाई हैं, जो जो चीज़ें लोकेट करी हैं समझ में आ गई. देखिए ये P1 यानी कि एक पार्टिकल 1, P2 यानी कि पार्टिकल 2. पार्टिकल P1 का मास m1, पार्टिकल P2 का मास m2. पार्टिकल P1 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1 वेक्टर, पार्टिकल P2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2 वेक्टर. F12 का मतलब क्या है कि पार्टिकल 1 पर लगने वाली फोर्स बिकॉज ऑफ पार्टिकल 2. तो पार्टिकल 2 की वजह से पार्टिकल 1 पर एक इधर की तरफ फोर्स लगी है यानी कि पार्टिकल 2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स. ऐसे ही F21 वेक्टर क्या है कि पार्टिकल 2 पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 1, तो ये हो गया F21 वेक्टर. ठीक. अच्छा, ये करने के बाद में हमने ये कहा कि इधर पार्टिकल 1 पर एक F1 एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ऐसे ही इस पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स. ये तो इंटरनल फोर्स है, इन दोनों के बीच की फोर्स. इसके बाद पेज नंबर 5 पर आ जाइए. द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द टू पार्टिकल्स आर. ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? ये जो पोजीशन है, पोजीशन को ही अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाती है.
पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। तो इसका मतलब v1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर इज इक्वल टू dr1 वेक्टर बाई dt। और इसी तरीके से अगर a1 वेक्टर निकाला जाए, a1 वेक्टर यानी कि अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो पोजीशन का डबल डेरिवेटिव, पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव जो है वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो वो कैसे निकलेगा कि भाई हमारे पास dv1 वेक्टर बाई dt है, इसका मतलब क्या हो गया d बाई dt ऑफ v1 वेक्टर, v1 वेक्टर कितना है dr1 बाई dt। तो ये क्या हो गया d स्क्वायर r1 वेक्टर बाई dt स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन वेक्टर। इसी तरीके से आप पार्टिकल 2 के लिए लिखिए v2 वेक्टर इज इक्वल टू dr2 वेक्टर बाई dt। तो जब a2 वेक्टर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा dv2 वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू, यही करके सीधा लिख रहा हूँ d स्क्वायर r2 वेक्टर बाई dt स्क्वायर। और ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं v1 वेक्टर v2 वेक्टर v1 वेक्टर a2 वेक्टर की, कलेक्टिवली इसको, इस पूरे कलेक्शन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, मैं पेज नंबर 5 पर उठा, आगे देखिएगा टोटल फोर्स F1 एक्टिंग ऑन पार्टिकल P1, total force F1 acting on particle P1 is the sum of the internal force F12 due to P2 and external force F1 external। thus हमने कहा कि पार्टिकल 1 पर कितनी फोर्स लग रही है, पार्टिकल 1 पर दो तरीके की फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। एक तो F12 वेक्टर, भले ही ये इसमें से निकल रही हो और ये इसमें इसकी तरफ आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी डायरेक्शन है। हमने तो टोटल फोर्स निकाल दी, इस पॉइंट पर कितनी टोटल फोर्स है, एक ये और एक ये। तो F1 वेक्टर कितना हो गया, F1 एक्सटर्नल वेक्टर, ठीक है, प्लस F12, पहले F12 लिख लो, F12 वेक्टर प्लस F1 एक्सटर्नल वेक्टर। समझ गए F12 कौन सी हो गई, कि जो पार्टिकल 1 पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 2, और ये F1 एक्सटर्नल वेक्टर, ये हो गया। सिमिलरली टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल P2, पार्टिकल P2 पर जो टोटल फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी हो जाएगी, वो देखिएगा जरा। पार्टिकल 2 पर एक्ट करने वाली टोटल फोर्स विल बी F2 वेक्टर, तो F2 वेक्टर विल बी F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, पार्टिकल 1 की टोटल फोर्स, पार्टिकल 2 की टोटल फोर्स। फिर ये है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लगा दें किस पर, पार्टिकल 1 पर, पार्टिकल 1 पर अगर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया जाए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, वैसे तो हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये होता है। और उसी का एक कंसीक्वेंस क्या है, F इज इक्वल टू ma, ये होता है। तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर लगाएंगे पार्टिकल 1 पर, तो बेटा ये आ जाएगा m1a1 वेक्टर F1 वेक्टर के इक्वल, फोर्स पार्टिकल 1 पर अगर लगा रहे हैं m1a1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर, और F1 वेक्टर कितना है, वैल्यू डालो इसकी, ये है F12 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर एक्सटर्नल। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद देखिएगा फिर है m2a2 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल। अब क्या करिए, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को ऐड कर दो, F1a1 वेक्टर सॉरी m1a1 वेक्टर
प्लस m2a2 वेक्टर इज इक्वल टू ये पूरा f12 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर प्लस f1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस f2 एक्सटर्नल वेक्टर। ये सारी फोर्सेस ऐड हो गई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द इंटरनल फोर्सेस म्यूचुअली एक्सर्टेड बाय द टू पार्टिकल्स आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जो फोर्स है, जितनी फोर्स से ये पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 को अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स से पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे की इक्वल और अपोजिट होगी और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो यहाँ पर ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये जो फोर्सेस लग रही हैं एक दूसरे पर F12 और F21, तो इसको ये कहा जा सकता है कि F12 जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है F21 के। इक्वल हो गया तो कैसे, इक्वल का मतलब तो बीच में इक्वालिटी साइन लगा दिया, अपोजिट है तो बीच में नेगेटिव साइन लगा दिया। अब इस नेगेटिव को अगर इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया। इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए। देयरफॉर M1a1 वेक्टर प्लस M2a2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह तो 0 आ गया तो क्या बचा, F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर। हमारे पास ये बच गया M1a1 प्लस M2a2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा ये पेज नंबर 6 पर आ चुके हैं हम। तो हमने ये कहा कि ये जो F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर है इसको टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स होगी तो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इसको मान लिया जाता है। M1a1 वेक्टर प्लस M2a2 वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको बोल देता हूँ F वेक्टर, इन दोनों के सम को ही, वेयर F वेक्टर इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F2 एक्सटर्नल वेक्टर। ये हो गया, दिस द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर एक्ट करने वाली टोटल एक्सटर्नल फोर्स F वेक्टर हो गई। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये इस पूरे सिस्टम पर एक्ट करने वाली टोटल फोर्स कितनी हो गई, F वेक्टर। तो मैंने ये कहा कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है उस पूरे के पूरे सिस्टम में दो ही तो पार्टिकल है, तो वो जो दो पार्टिकल है उनका टोटल मास उस पूरे सिस्टम का मास कहलाएगा। तो सपोज द टोटल मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज कैपिटल M, तो कैपिटल M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो पूरे का पूरा जो ये सिस्टम है इसका टोटल मास कितना हो गया, कैपिटल M। इस पूरे सिस्टम पर एक्ट करने वाली टोटल फोर्स कितनी हो गई, F वेक्टर। तो हम ये कहेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द टोटल एक्सटर्नल फोर्स F वेक्टर एक्टिंग ऑन द सिस्टम of mass capital M produces acceleration ACM, then according to Newton's second law, उसको मैं ACM क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ अभी। हमने ये कहा कि ये फोर्स हो गया और ये मास हो गया, तो भाई फोर्स है मास है तो मैं इसका मतलब पूरे सिस्टम का फोर्स जितना लग रहा है वो पता चल गया, पूरे सिस्टम का मास पता चल गया, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है उसको हमने मान लिया ACM। सिंपल से सीधे सीधे A क्यों नहीं बोल दिया उसको, ACM क्यों बोल रहे हैं, तो इस वजह से बोल रहे हैं ये हो गया मास इंटू ACM इज इक्वल टू F वेक्टर। ACM के ऊपर भी वेक्टर लगाइए, मास इंटू ACM इज इक्वल टू F वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया, वो 2 और 3 थी, 4 किधर गई, ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नंबर 4 है। एक्चुअल में क्या करा कि अब हम धीरे धीरे सेंटर ऑफ मास की तरफ जा रहे हैं, हमें सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन करना है यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो अब आप ये देखेंगे कि कल जो फॉर्मूला लिखवाया था उसका डेरिवेशन चल रहा है। तो अब आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि इसको ACM इस वजह से लिया गया है क्योंकि थ्योरेटिकली हम ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि पूरे की पूरी बॉडी में अगर अलग अलग जगह मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये मान लिया जाता है कि उनका मास जो है वो किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर लोकेटेड है, ये मान लिया जाता है, और उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो जब भी कभी वो पार्टिकल, जब भी कभी वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पर भी फोर्स लगा दो आप,
फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये मान लीजिए ये बीच वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो ये पेन सीधे सीधे ऊपर जाएगा, यहाँ पर अगर मैं फोर्स आगे की तरफ लगाऊंगा तो ये पेन सीधे सीधे आगे जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास के इधर उधर, मान लो इस कोने में फोर्स लगा दी तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे गोल 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 घूमना शुरू कर जाएगा ये पेन, समझ रहे हैं? तो सेंटर ऑफ मास पर अभी हम फोर्स लगा रहे हैं, फिर चैप्टर क्योंकि रोटेशनल मोशन भी है तो फिर सेंटर ऑफ मास के इधर उधर भी कहीं भी फोर्स लगाएंगे, वो इस चैप्टर में बाद में करेंगे। तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे होगा, ठीक है? वो ये बस एक कन्वेंशन ही है ना? हाँ, कन्वेंशन ये है ना कि सारा मास सेंटर में लोकेटेड है। हाँ ये कन्वेंशन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है। हम ये मानकर चलते हैं जब कोई बॉडी चलती है, जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रही होती है तो ये हो जाता है, ये माना जाता है कि उसका सारा का सारा मास उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि मतलब हम ये कहते हैं जैसे कार चल रही है तो कार के हेडलाइट अलग वेलोसिटी से चलेगी, टेल लाइट अलग वेलोसिटी से चलेगी और सीट्स अलग वेलोसिटी से चलेंगी, तो हम ये कह देते हैं कि पूरे के पूरे कार को एक कंडेंस्ड सिंगल छोटी बॉडी मान लेते हैं और ये कहते हैं कि उसके सेंटर में सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है? चलिए जी, अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये भी एफ वेक्टर के इक्वेशन इक्वल है और इक्वेशन नंबर 5 जो है ये भी एफ वेक्टर के इक्वल है। तो दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम 4 and 5 एम ए सी एम वैक्टर इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। तो भाई यहाँ से आप क्या करें, अब जो शुरुआत में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी a1 वेक्टर a2 वेक्टर, अब ये वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, एम ए सी एम तो ऐसे ही लिखा रहेगा m1 इंटू डी स्क्वायर r1 वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर r1 वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर प्लस m2 डी स्क्वायर r2 वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है? अब जो मास है, जब भी हम किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो कांस्टेंट बाहर है तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट को अंदर भी लिया जा सकता है। तो डी स्क्वायर m1 r1 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर m2 r2 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। सर कांस्टेंट को तो बाहर ही छोड़ देते हैं। हाँ, कांस्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप ये देखिए कि अगर मान लो मेरे से ये कहा जाए कि भाई 5x स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, ठीक है? तो मैं डिफरेंशियल तो x स्क्वायर का ही करूँगा, लेकिन लिख सकता हूँ उसको डी बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर, ठीक है? हालांकि हम क्या करते हैं, ये सिंप्लीफाई करने के लिए 5 को बाहर ले लेते हैं, तो 5 को बाहर भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएट यही होना है बस, 5 एज इट इज रहेगा, और 5 को अंदर भी लोगे तब भी यही डिफरेंशिएट होना है, 5 एज इट इज रहेगा। तो इसलिए हमने इसको m1 को अंदर ले गए, ऐसे ही m2 को अंदर ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? अच्छा जी, अब ये करा किस लिए गया है, ये इस वजह से करा गया है कि जब डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इसका भी हो रहा है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इसका भी हो रहा है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को कॉमन लो, ठीक है? दोनों फंक्शंस का अलग अलग डबल डेरिवेटिव करने की बजाय दोनों को पहले ऐड कर दो फिर डबल डेरिवेटिव कर दो। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ये चलता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं चलता, ठीक है? ये बेटा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ये हो गया, ठीक है जी? तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि ए सी एम कितना हो जाएगा, ए सी एम इस m को इधर ले आओ, ए सी एम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कैपिटल M को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 1 अपॉन कैपिटल M डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, ये है, ठीक है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, अरे भाई जब इसका एक्सेलरेशन a1 का डी स्क्वायर r1 बाई डी टी स्क्वायर हो गया, इसका डी स्क्वायर r2 बाई डी टी स्क्वायर हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डी स्क्वायर आर सी एम अपॉन डी टी स्क्वायर,
डी स्क्वायर आर सी एम बाई डी टी स्क्वायर। आर सी एम क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, जो मैं अभी बनाऊंगा, इसमें बीच में बनाया नहीं है, इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पर कांस्टेंट था उसको डबल डेरिवेटिव के अंदर ले गए तो 1/m भी तो कांस्टेंट है, इसको भी तो लिया जा सकता है अंदर, ले लो अंदर। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/m, मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो सीधा ऐसे लिख दूँ, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन कैपिटल एम, अपॉन कैपिटल एम, समझ गए? ठीक। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये कहूँगा सर आरसीएन कौन सा है? आरसीएन, हमने ये कहा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस पर लगने वाला फोर्स F, पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस पर उसका मास m, ये मान लिया। तो पूरे सिस्टम का एक एक्सेलरेशन ले लिया ACM। अब ACM कैसे निकाला जाएगा? जब इसका एक्सेलरेशन a1 था तो डी स्क्वायर r1 बाई डी टी स्क्वायर, जब इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2 था तो डी स्क्वायर r2 बाई डी टी स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन ACM है तो डी स्क्वायर आर सी एम बाई डी टी स्क्वायर। आर सी एम क्या हो गया? पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर उसका, ठीक है। उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, जैसे बीच में दिखाया था, कल हमने करा भी था, ये हो गया आर सी एम वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि कैंसलिंग और ड्रॉपिंग double derivative from both sides, डबल डेरिवेटिव फ्रॉम बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से आप डबल डेरिवेटिव दोनों तरफ है तो गायब कर दो उसको, इधर क्या बचेगा? आर सी एम वैक्टर इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव तो गायब कर दिया ना, क्या आ गया? m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन कैपिटल M क्या था? m1 प्लस m2, नीचे लिखो m1 प्लस m2, याद करिए कल यही फॉर्मूला बताया था। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला जो पोर्शन है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर, सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन हो गया और फिर आपका मोमेंट ऑफ फोर्स और रोटेशनल मोशन वाला। तो इसमें सेंटर ऑफ मास में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है ये कैसे हुआ? अक्षत, ईशा, गरिमा, नमन, न्यासा बताइए। यस सर। सभी को क्लियर है? शुभ, सुना, बताइए। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। सर डबल डेरिवेशन सॉल्व कैसे करेंगे? डबल डेरिवेटिव को सॉल्व ऐसे करा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना 5x स्क्वायर का, यस सर। तो 5x स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, तो वो क्या आ जाएगा? 5 तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का क्या होता है? 2x। ठीक है, अब इसी को अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करा किसी भी फंक्शन का, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो उसको डबल डेरिवेटिव बोल देते हैं। ठीक है जी, अब जो अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। जैसे यहाँ पर 2 पार्टिकल सिस्टम था, तो अब हम ये कहेंगे कि अगर 2 पार्टिकल ना हो किसी भी सिस्टम में, हमारे पास n पार्टिकल्स हो, तो क्या करेंगे? तो फिर इतना लंबा डेरिवेशन ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें जो है इसी में थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल्स अब हमने 2 ना लेकर n पार्टिकल्स ले लिए, तो उसमें क्या करा जाएगा? ये देखिएगा, n पार्टिकल सिस्टम में क्या है? यहाँ पर आप 3 एक्सेस दिखा दीजिए, x, y और z तीनों। तीन एक्सेस हो गई, और यहाँ पर आप दिख रही है एक पार्टिकल तो ऐसे है, एक पार्टिकल ऐसे,
एक ऐसे है 3 और एक ऐसे 4, M1 M2 Mn, मैंने कहा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, M1 M2 M3 M4, ये इनके सबके मासेस हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि उन्हीं के बीच में से कहीं से उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल रहा है, ठीक। तो ये इस तरीके से जो करके दिखा रखा है, ये बोल दिया हमने कि ये इतना बड़ा एक सिस्टम है, एक इतना बड़ा सिस्टम है, कोई भी टुकड़ा है, पत्थर है या लकड़ी का कोई टुकड़ा है, तो उसके अंदर बहुत सारे मासेस होंगे, छोटे छोटे न जाने इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। तो मैंने कहा कि चलो भाई हमने सिर्फ n पार्टिकल्स स्टडी करे, जैसे इससे पहले वाले में 2 करे थे, अब n करेंगे। हमने कहा कि भाई ये इसका मास कुछ इस तरह से कंसंट्रेटेड है कि सारा का सारा सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर आ रहा है। तो इस वाले पॉइंट को बोल दिया C इज फॉर सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हो गया, ये हो गया RCM वेक्टर, ये क्या हो गया R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर और ये हो गया Rn वेक्टर, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? M1 plus M2 plus M3 plus Mn इज इक्वल टू कैपिटल M। तो टोटल मास को इस तरह से, जैसे वहाँ पर M1 plus M2 को कैपिटल M माना था, ठीक है, M1 plus M2 को कैपिटल M माना था, अब M1 M2 M3 सब कुछ Mn तक को इसको कैपिटल M मान लिया। The position vector RCM of the center of mass capital C can be obtained by adding the products M1 R1 M2 R2 Mn Rn। मतलब क्या कि जो हमने 2 पार्टिकल के लिए करा, उसमें हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए तीसरा पार्टिकल आ जाए तो क्या आ जाएगा, M3 R3 आ जाएगा और नीचे M1 plus M2 plus M3 आ जाएगा। 4 पार्टिकल आ गए तो M4 R4 आ जाएगा और नीचे M1 plus M2 plus M3 plus M4 आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से जब हम RCM वेक्टर निकालेंगे, RCM वेक्टर जब ये कैलकुलेट करेंगे n पार्टिकल सिस्टम के लिए, तो सारे के सारे ऐड करने पड़ जाएंगे, ऐसे M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, ठीक है। तो जो मेहनत हमें करनी है वो 2 पार्टिकल वाले में ही करनी है, n पार्टिकल वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। चलिए, और डॉट 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 करके Mn Rn वेक्टर, तो इससे समझ जाइए कि टीचर 2 पार्टिकल वाला देगा, n वाला नहीं देने वाला, ठीक है। ज़्यादा उसका और क्वेश्चन को कुछ टफ बनाने का मन हुआ तो वो 2 के साथ n भी दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 वाले पर ज़्यादा फोकस करना है, ये अभी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 टिल Mn, ये हो गया RCM वेक्टर। अब इसको क्या करेंगे भाई, नीचे जो सारा का सारा मास है, टोटल मास ही तो कैपिटल M के इक्वल है, और जब ऊपर इतनी सारी टर्म्स ऐड हो रही होती हैं तो उसके लिए मैं समेशन का सिंबल लगा देता हूँ, सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, ठीक है। तो चेंज हो रहा है ना सब्सक्रिप्ट, 1 1 2 2 3 3 n चेंज हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 1 से n तक। तो क्या करिए, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से स्मॉल n, और क्या लिखेंगे, m i r i वेक्टर, ठीक है। i चेंज हो रहा है लगातार, i क्या है, नीचे वाला सब्सक्रिप्ट, वो चेंज हो रहा है अपॉन कैपिटल M, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सो RCM वेक्टर, पेज नंबर 8 पर आ जाइए, बिल्कुल टॉप पर। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए भाई ऑनलाइन वाले, Yes, sir. समझ गए, ठीक है। शुभ समझ में आ रहा है, Yes, sir. चलिए ठीक है। अब जरा देखिए, सो RCM वेक्टर इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल बीइंग प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब ये कहा जाता है कि भाई अगर आपको ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर इस पोजीशन वेक्टर को x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, 3 ही तो कंपोनेंट होते हैं, उन तीनों में स्प्लिट करके दिखाना है, तो क्या करना होगा, बेहद आसान। ये जो RCM है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, x वाला पोजीशन वेक्टर, यानी कि XCM। तो हर जगह जहाँ पर R1 R2 आ रहा है, वहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 डॉट 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 टिल xn, ठीक है। तो अगली जो 3 इक्वेशन है, जो देखने में मतलब एट अ ग्लांस देखे तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है, वो यही है बस, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, यही आपको चेंज करके लिखना है।
देखो अब कहा जाएगा कि इसको अलग अलग अगर इसके x, y और z में अगर स्प्लिट कर दिया जाए तो ये होगा m1x2 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 इसी तरह से m1x अपॉन m1 प्लस m2 डॉट 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 टिल m1। y वाला z वाला लिखने की जरूरत तो नहीं, ठीक है, समझ जाएंगे ना। सिग्मा mx अपॉन, इसको बोल दिया सिग्मा mx अपॉन कैपिटल M, सिग्मा mx अपॉन कैपिटल M ऐसे ही लिख दिया शॉर्ट में। कायदे से लिखना चाहिए था सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n m1 mi xi, वो लिखना चाहिए था, पर ऐसे लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। ऐसे ही ycm, ऐसे ही zcm, ये हो गया। उसके बाद देखिए इफ f1 f2 f3 डॉट 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 टिल fn be the external forces acting on the particles of masses m1 m2 m3, जैसे टू पार्टिकल वाले सिस्टम में हमने दो एक्सटर्नल फोर्सेस ली थी, f1 एक्सटर्नल और f2 एक्सटर्नल। यहाँ टोटल एक्सटर्नल फोर्स f1 f2 f3 वो बता दिया इन्होंने कि मास m1 पर एक्सटर्नल फोर्स f1 एक्ट कर रहा है, मास m2 पर f2 एक्ट कर रहा है, मास m3 पर f3 एक्ट कर रहा है, ऐसे। तो MACM ये कैसे निकलेगा, कैपिटल MACM इज इक्वल टू, वही सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्सेस, सारी फोर्सेस ऐड कर दो। और इसको लास्ट में ऐसे लिख दिया MACM वेक्टर इज इक्वल टू F टोट वेक्टर, टोट मतलब टोटल, ठीक है, where F tot is the vector sum of all the external forces acting on the system, and this equation 3 shows that the center of mass of the system moves as if the entire mass of the system is concentrated at this point and the total external force acts on this point, ठीक है। बस इतनी ये दो डेरिवेशन कर लीजिए, मोमेंटम कंजर्वेशन कल की क्लास में कराता हूँ, ठीक है। ये दोनों जो डेरिवेशन है एक बार खुद से भी हाथ से करके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड वाली तो आसान लगी होगी, फर्स्ट वाली जो है वो एक बार करके देख लेना कि हमको दो बार उसमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में कॉन्स्टेंट्स को अंदर लेकर जाना है, फिर जो शुरुआत में हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू ली थी उन एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो स्टेप बाय स्टेप एक बार खुद हाथ से करके देखना, तब पक्का माना जाएगा, ये नहीं तो मैंने करा दिया, समझ में आ गया, सब निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है, तो कर लेना। चलिए जी, कल मिलते हैं फिर रेगुलर क्लास में। हाँ जी सर एक चीज़ पूछ रही थी, इससे पहले वाले केस में जैसे जो इंटरनल फोर्सेस थी वो कैंसिल हो रही थी, हाँ, तो सर यहाँ पे तो n नंबर्स है, अगर ये ऑड नंबर्स होंगी, जैसे 3 फोर्सेस हो गई, तो आपस में कैंसिल हो जाए, 3 फोर्सेस होंगी ही नहीं। हमेशा क्या होगा कि जैसे n नंबर हैं तो m1 और m2 के बीच वाली फोर्स, m1 और m3 के बीच वाली फोर्स, m1 और m4 के बीच वाली फोर्स, तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा सब, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सब आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो हर एक के बीच में कपल एग्जिस्ट करेगा और वो कपल फोर्सेस जो है कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। चलिए जी, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।